पार्ट 11 ऑफ माई ऑब्सेशन। अगले दिन आहना की आंख खुलती है तो वह हड़बड़ा कर उठती है। सबसे पहले उसकी नज़र अपने बगल में जाती है जहाँ इस वक्त जैसल नहीं था। जैसल के कई शब्द उसके कानों में गूंजने लगे थे। तुम मेरी आदत हो और कुछ आदतें कभी नहीं छूटती। तुम हमेशा मेरी आदत बनकर मेरे पास रहोगी। आहना के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए थे। वह चुपचाप उठती है और वॉशरूम की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जैसल रूम में आता है। वह इस वक्त अपना वर्कआउट करके आया था। उसकी नज़रें आहना को तलाश करती है, लेकिन आहना को कमरे ना भाग पाकर जैसल समझ चुका था कि वह वॉशरूम में होगी। जैसल सोफे पर आराम से बैठ जाता है और सिगरेट के कश भरने लगता है। उसके जहन में पल पल आहना का ये सवाल गूंज रहा था, तुम मुझे आज़ाद कर दोगे ना? जैसल एक गहरी सांस लेता है। तभी उसका फोन बजता है। जैसल कॉल रिसीव करते हुए कहता है, बोलो हैमर। जेम्स, काम हो गया है। शिकार हमारे जाल में है और निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है। ध्रुव की बात सुन जैसल के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई जो कि काफी खतरनाक थी। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, उसे जाल में फंसा कर रखना हैमर। मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा। इतना कह जैसल कॉल कट कर देता है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है तो जैसल की नजरें खुद ब खुद आहना पर टिक जाती है। आहना एक नज़र जैसल को देखती है, लेकिन कुछ रिएक्ट किए बिना वे आईने की तरफ बढ़ जाती है। अचानक जैसल उसकी कलाई पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। आहना जैसल के सीने में टकरा जाती है। वे अपनी दोनों हथेलियां जैसल के सीने पर रख उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन जैसल उसकी कमर को अपने हाथों से कसकर पकड़ लेता है और उसके होठों को छूने के लिए आगे बढ़ता है कि आहना अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेती है। जैसल के होंठ आहना के गाल और गर्दन के बीच ठहर जाते हैं। उसकी गर्म सांसें आहना को अपने गले पे महसूस हो रही थी, जिस दिन से आहना को बेहद खौफ आ रहा था। वह हगलाती हुई आवाज में कहती है, तो तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा मन भर गया है मुझसे, फिर क्यों छू रहे हो मुझे? जैसल आहना के मुलायम गाल पर अपने कठोर लिप्स रखते हुए मदहोश आवाज में कहता है, तुम्हारे जिस्म से मेरा मन भर गया है, लेकिन तुमसे नहीं। मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हूँगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार जरूर करूँगा। जब दिल करेगा तब करूँगा। तुम मुझे नहीं रोक सकती वाइफी। आहना गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियां कस लेती है। तभी जैसल उसका चेहरा पकड़ अपनी ओर घुमाता है। दोनों के होंठ बेहद करीब थे, एक दूसरे की गर्म सांसें टकराते हुए गुजर रही थी। जैसल आहना के लब्बों को देखता है, फिर उसकी आंखों में देख कहता है, तुम आजाद हो, लेकिन मेरे साथ रहकर। ये शब्द सुन आहना की आंखें असमंजस में भर गई। वो जैसल के कहने का मतलब नहीं समझ पाई थी। तभी जैसल होले से आहना के गुलाबी होठों को अपने होठों से छूकर अपना चेहरा पीछे कर लेता है और तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, तुम चाहो तो अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकती हो, अपने सपने पूरे कर सकती हो। तुम्हें हर जगह आने जाने की आज़ादी होगी। तुम जिससे बात करना चाहो, तुम जिससे मिलना चाहो, तुम जहाँ जाना चाहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हें हर आज़ादी देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें रहना मेरे साथ ही है। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हना जैसल के सीने पे हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, क्या बकवास है ये? दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ। मुझे तुमसे आज़ादी चाहिए। मुझे तुमसे दूर जाना है, बहुत दूर, जहाँ से मैं कभी तुम्हारी शक्ल ना देखूं। आहना की बातें सुन जैसल ने अपनी लाल आंखों को एक पल के लिए बंद किया और अपने हाथ की उंगली को अपने माथे पे अजीब तरह से घुमाने लगा, जैसे अपने गुस्से को शांत करने का कोई उपाय कर रहा था। अगले ही पल वो एक जबरदस्ती की मुस्कान लिए कहता है, कंडीशन अब भी वही है वाइफी। तुम मेरी जिंदगी से कहीं नहीं जा रही हो। मैंने तुमसे कह दिया, मैं तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होऊंगा। जब तक तुम चाहोगी तुम्हें हर जगह आने जाने की आज़ादी होगी। तुम अपने सपने पूरे कर सकती हो, तुम जैसे चाहो रह सकती हो, अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती हो। इतना काफी नहीं है क्या? आहना के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट के भाव थे, जो साफ बयान कर रहे थे कि वह क्या चाहती है। जैसल उसके करीब आकर उसकी कमर में हाथ डालते उसे खुद से चिपका लेता है और उसके मखमली गर्दन पे अपने नाक रब करते हुए कहता है, यू नो वॉट, हेमर ने ध्रुव ने तुम्हारी दोस्त चारू को प्रपोज किया है और तुम्हारी दोस्त ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये सुनते ही आहना बिल्कुल शाक्ड रह गई। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल गंभीर हो गए थे। मैंने चारों को कहा था ध्रुव से दूर रहना, फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है वे? आहना अपने मन ही मन चारू के लिए बेचैन हो रही थी। तभी जैसल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, वे दोनों अब कपल है। तुम तो जानती हो ना हैमर को, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मुझे अपनी क्रूरटी की कसम, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। एक चारू क्या चीज है? अब तक आहना की आंखें भर आई थी। आजाद होने की उसकी उम्मीद एक बार फिर टूट गई थी। जैसल एक पल उसके मायूस चेहरे को देखता है, फिर अगले ही पल उसके सॉफ्ट लिप्स को अपने कठोर होठों के बीच कैप्चर कर लेता है। आहना हमेशा की तरह खामोश थी। वे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। जैसल कुछ पल आहना के लबों को पीता है, फिर उसे आजाद करते हुए कहता है, शाम को मिलता हूँ, अभी बहुत जरूरी काम है। आहना कोई जवाब नहीं देती तो जैसल कोलोस से अपने कपड़े निकालता है
اور आहना के सामने ही चेंज करने लगता है। ये देख आहना उसकी तरफ अपनी पीठ कर लेती है। जेसल हल्का मुस्कुराता है और फिर कहता है, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस अनवांटेड फैमिली से बातचीत कर सकती हो। तुम्हें हवेली घूमना हो या कहीं बाहर जाना हो जा सकती हो, लेकिन मेरे आदमियों की निगरानी में वे हर मुसीबत से तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। मेरी सबसे बड़ी मुसीबत तो तुम हो। काश कोई मुझे तुमसे प्रोटेक्ट कर पाता। ये बात आहना ने अपने मन में कही थी। जेसल अपने पेट की बेल्ट बंद करते हुए आहना के सामने आकर खड़ा होता है और कहता है, रात को डिनर पर चलेंगे, रेडी रहना। आहना ने कोई जवाब नहीं दिया तो जेसल ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ लगाया और उसके माथे को बड़े प्यार से चूम लिया। इसके बाद जेसल तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ एक खंडर से गोदाम में एक आदमी कुर्सियों पर रस्सियों से बंधा हुआ था। वह लगातार हिल डुल रहा था, शायद खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और चेहरे पर दर्द के भाव। राका उसके ठीक पीछे खड़ा था, जिसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था और उसे देख साफ पता चल रहा था कि उसने ही कुर्सी में बंधे उस आदमी की ऐसी हालत की है। बस करो राका, जेम्स ने कहा है कि वे अपने हाथों से मारना चाहते हैं। उससे कुछ दूर पर खड़ा धूप अपने होठों पर साथे मुस्कान लिए बोला। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि स्क्रीन पर चारू का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देख उसके भाव बदल गए। वो काफी देर तक ऐसे ही स्क्रीन को देखता रहा। ना उसने कॉल कट किया, ना ही रिसीव किया। हैमर, कॉल अर्जेंट है तो उठा लो, मैं संभाल रहा हूँ इसे, राका ने ध्रुव की ओर देखकर कहा। ध्रुव नाम में अपना सिर हिलाकर कहता है, इट्स ओके, इतना भी अर्जेंट नहीं है। ध्रुव ने इतना कहा ही था कि फिर से उसका फोन बजा। राका ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आई श्योर कि कॉल अर्जेंट नहीं है। ध्रुव हल्का मुस्कुराया, फिर थोड़ा साइड में होते हुए कॉल रिसीव किया। चारू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं बहुत अर्जेंट काम से बाहर आया हूँ। फिर ध्रुव की बात पूरी होने से पहले ही चारू बोल पड़ती है, ठीक है, करो तुम अपने अर्जेंट काम। अगर काम ही जरूरी है तो फिर मेरे साथ रिलेशन में आने की क्या ज़रूरत थी। झूठ बोला तुमने कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ में काम के अलावा और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हेट यू। अरे अरे, ये क्या बात हुई। चारू देखो, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है तुमसे। आई रियली लव यू। मैं बस जरूरी काम से। हैमर, जेम्स आ गए, कम हियर। रागा ने ध्रुव को आवाज़ दी, जो कि चारू के कानों तक भी पहुंच गई थी। और इसी बात का अंदेशा ध्रुव को हो गया था कि कहीं राका की आवाज़ चारू तक ना पहुंच गई हो। उसने बिना एक पल गवाए कॉल कट कर दिया। चारों ने कॉल पर जितना सुना था उतना काफी था कि उसका शक यकीन में बदल जाए। वे अपने हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए कहती है, ज्यादा दिन नहीं ध्रुव, बहुत जल्द तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी। जैसल उस खंडर कमरे में अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए उस आदमी की तरफ आता है जो कि कुर्सी में बंधा हुआ था। जैसल की आंखों में इस वक्त गुस्सा समाया हुआ था। उसका गोरा चेहरा गुस्से में लाल पड़ चुका था। दिमाग की नसें उभरी हुई दिखाई दे रही थी। वह आगे बढ़ते हुए किनारे पर रखी एक जंजीर को उठा लेता है। उस लोहे की जंजीर को अपनी हथेली पे लपेटते हुए जेसल उस आदमी के मुंह पर जोर से वार करता है तो खून की एक पिचकारी उसके मुंह से बाहर आती है। उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। अगले ही पल अपना सिर घुमा वो जेसल की ओर देखता है और तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, फाइनली जुर्म के बादशाह और सुल्तान का आमना सामना हो ही गया। जेसल तीखी नजरों से सुल्तान को देखते हुए कहता है, बेशक मैं इस दुनिया का बादशाह हूँ, पर तू सिर्फ नाम का सुल्तान है। अगर असल में सुल्तान होता तो खुद मेरा सामना करता। इस तरह बार बार भाड़े के टट्टू नहीं भेजता मुझे मारने के लिए। सुल्तान थोड़ा हंसते हुए कहता है, साम दाम दंड भेद, ऊपर वाले ने भी यही नियम बनाए हैं। प्यार और जंग में सब जायज है। भगवान ने भी अपने दुश्मन पर छुप के वार किया था। फिर मैं तो इंसान हूँ, हर हाल में तुम्हारी मौत चाहिए थी, पर अब ऐसा लगता है कि तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे हर एक दुश्मन की तमन्ना है, और मेरी भी। जैसल दांत पीसते हुए सुल्तान का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, क्या प्लान है तेरा। सुल्तान हंसता है, फिर कहता है, दिस इज नॉट माई प्लान जेम्स, इट्स गॉड प्लान। जेम्स किसी लड़की को छुपाने की कोशिश करे और दुश्मनों की नजर ना पड़े, उस पर ऐसा हो सकता है क्या। जैसल उस जंजीर से फिर सुल्तान के सिर पर वार करता है तो सुल्तान दर्द में सिर उठता है। जैसल गुस्से में कांपते हुए कहता है, उस पर किसी ने भी नजर डाली तो चीर के रख दूंगा। सुल्तान का सिर जख्मी हो चुका था, फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। वे अपनी खून से सनी हुई आंखों को खोल जेसल की तरफ देख कहता है, समझ गया हूँ कितनी खास है तुम्हारे लिए वो। बेशक तुम्हारा दुश्मन हूँ, फिर भी मरते मरते ये सलाह दूंगा कि जिसे तुम अपनी जिंदगी समझ रहे हो वो तुम्हारी बर्बादी है। यह सुन जेसल राका के हाथ से गन छीनता है और गुस्से में तमतमाते हुए सुल्तान के सिर पर तान देता है, अगर वह मेरी बर्बादी भी है तो मैं उसके हाथों बर्बाद होने को तैयार हूँ। ये जेसल पर अफसोस कि मेरी बर्बादी दे
जैसल, तो मैं उसके हाथों बर्बाद होने को तैयार है ये जैसल। पर अफसोस कि मेरी बर्बादी देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। जैसल ने गुस्से में चीखते हुए गन का ट्रिगर दबाया और सुल्तान की कनपटी को छलनी कर दिया। सुल्तान मर चुका था, लेकिन जैसल तब तक गोलियां दागता रहा जब तक कि गन की सारी गोलियां खत्म नहीं हो गई। जैसल गुस्से में हाँफ रहा था। ये देख ध्रुव उसके पास आता है और उसके हाथ से गन लेते हुए कहता है, जेम्स आई थिंक आप यहाँ से जाएं, आपको रिलैक्स की जरूरत है। ये सब हम देख लेंगे। जैसल कुछ पल सुल्तान की गोलियों से भुनी हुई लाश को देखता है, फिर अपने चेहरे पर पड़ी खून की बूंदों को अपनी हथेली से साफ कर तेजी के साथ वहां से निकल जाता है। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मुझे अपनी क्रूरता की कसम, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। एक चारू क्या चीज है। जैसल के कहे ये शब्द आहना के कानों में गूंज रहे थे और वह अपना सिर पकड़ते हुए बिस्तर में खामोश बैठी थी। तभी कमरे का दरवाजा नॉक होता है। आहना उठकर दरवाजा खोलती है तो दहलीज पर मुकुंद खड़े थे। उन्हें देख आहना थोड़ा हैरान होती है। आप, हम अंदर आ सकते हैं? मुकुंद ने बड़ी सहजता से ये सवाल किया। आहना एक पल के लिए सोच में डूब गई, लेकिन अगले ही पल वो हाँ में अपना सिर हिला देती है। आहना अंदर आती है। मुकुंद भी अब तक अंदर आकर सोफे पे बैठ चुके थे। आहना खड़ी थी तो मुकुंद उसे अपने बगल में बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, आइए बैठिए, आइए बेटा, आप भी बैठिए हमारे पास। मैं ठीक हूँ, आहना ने हिचकिचाहट के भाव में कहा। मुकुंद हल्का मुस्कुरा कर कहते हैं, कल हमने देखा कि जैसल ने आपको बाहों में उठाया हुआ था और आपकी कलाई में पट्टी बंधी हुई थी। हमसे रहा नहीं गया, इसलिए आपकी तबीयत के बारे में पूछने चले आए। आप ठीक तो है बेटा? मुकुंद के सवाल पर आहना ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। मुकुंद कुछ पल खामोश रहते हैं, फिर उन दोनों के बीच के सन्नाटे को मिटाते हुए कहते हैं, अगर आप ठीक महसूस कर रही हो तो क्या हम दोनों बाहर चलकर बात करें? मुकुंद के इस सवाल पर आहना शायद ना में जवाब देना चाहती थी, लेकिन वह मना नहीं कर पाई। वह कोई जवाब देती उससे पहले ही मुकुंद उठकर खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आइए हमारे साथ। आहना सोच में डूबी थी, तभी जैसल के कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंजे, वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस अनवांटेड फैमिली से बातचीत कर सकती हो। तुम्हें हवेली घूमना हो या कहीं बाहर जाना हो, जा सकती हो। मुकुंद अब तक दरवाजे से बाहर निकल चुके थे। आहना भी उनके पीछे जाती है। उसके कदम अब मुकुंद के साथ साथ बढ़ते जा रहे थे। मुकुंद मुस्कुरा कर कहते हैं, देख रही हैं आप इस हवेली को? ये हमारे पुरखों की हवेली है, बहुत लगाव है हमें इससे। आहना चारों ओर नजर दौड़ाते हुए मुकुंद के साथ साथ आगे बढ़ती जा रही थी। मुकुंद एक कमरे के सामने ठहरते हैं जिस पर बाहर से चिटकनी लगी हुई थी। वे कुछ पल खामोश खड़े रहते हैं और आहना भी उनके बदले हुए भावों को पढ़ते चुपचाप खड़ी हो गई थी। मुकुंद उस कमरे की चिटकनी को खोलते हैं और अपने कदम अंदर रखते हैं। आहना भी उनके पीछे उस कमरे में जाती है। वो कमरा कुछ धुंधला सा था। उस कमरे में जरूरत की हर चीज मौजूद थी, लेकिन सब कुछ धूल से सना हुआ था, चाहे बेड हो या कबर्ड, फ्लावर बेस हो या दीवारों पर लगे लैंप्स। उस कमरे में एक तरफ की दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। मुकुंद चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और आहना उन्हें बस खामोशी से देखे जा रही थी। अगले ही पल अपने हाथ में एक कपड़ा लिए मुकुंद उस तस्वीर पर जमी हुई धूल को साफ करते हैं। वो मुस्कुराकर उस तस्वीर को निहारते हैं। ये जैसल की माँ और हमारी पहली पत्नी है, जयश्री। मुकुंद की बात सुन ना जाने क्यों आहना ने उस तस्वीर पर गौर किया। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, मांग में लाल में लाल सिंदूर, मांग में चौड़ा सा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और होठों पर एक खिली हुई मुस्कान, साड़ी का पल्लू जो उनके सिर पर रखा हुआ था। और इस रूप में जयश्री तस्वीर के अंदर भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुकुंद कुछ पल दिमाग से जयश्री की तस्वीर को निहारते रहे, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, बस आपको मिलवाना था इनसे। आप उनके लाडले बेटे की पत्नी हैं और वे जहाँ से भी आपको देख रही होगी बहुत आशीर्वाद दे रही होगी आपको। ये सुन आहना ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस खामोशी से उस तस्वीर को निहारती रही। मुकुंद अपनी नम आंखों को पोंछते हुए मुस्कान बिखेर लेते हैं और कहते हैं, आइए बाहर चलते हैं। मुकुंद के कदमों के पीछे फिर से आहना ने अपने कदम बढ़ा दिए। सीढ़ियां उतरते हुए मुकुंद और आहना उस बड़े से हॉल में आते हैं। उस हॉल के एक कोने से जुड़े किचन की तरफ इशारा करते हुए मुकुंद कहते हैं, यह किचन है, आपको जरूरत नहीं है यहाँ आने की, बस हुक्म करेगी और आपकी जरूरत की हर चीज आपके पास पहुंच जाएगी। फिर भी अगर कभी आपका मन करे अपने हाथों से अपने लिए कुछ बनाने का तो आप यहाँ आ सकती है। आहना एक नज़र किचन की तरफ दौड़ाती है जहाँ नौकर चाकर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी मुकुंद की आवाज़ आहना के कानों में पर पड़ती है, आइए बगीचे की ओर चलते हैं। मुकुंद बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा चुके थे और आहना भी उनके पीछे चल जाती है। बगीचा काफी ज्यादा खूबसूरत था, हरे भरे पौधे जो ठंडी हवाओं के साथ साथ झूम रहे थे, पक्षियों की चहचहाट
सुकून भरा माहौल जिसे आंखें बंद कर एक पल के लिए आहना ने महसूस किया। तभी मुकुद की आवाज उसके कानों पर पड़ी और उसने झट से आंखें खोली। बैठे बेटा, एक नौकर जिसने अभी अभी दो कुर्सियां वहां पर लाकर रखी थी, वे सिर झुकाते हुए कहता है, और कोई हुक्म ठाकुर साहब। मुकुद अपने हाथ का पंजा दिखा उसे जाने का इशारा करते हैं और वे नौकर वहां से चला जाता है। मुकुद अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और आहना को भी बैठने का इशारा करते हैं। आहना खामोशी के साथ बैठ जाती है। मुकुद एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, कैसा लग रहा है यहाँ आपको? सुकून है यहाँ, आहना ने चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाते हुए कहा। मुकुद हल्का मुस्कुराए, फिर अचानक गंभीर होते हुए बोले, उस दिन आपने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, क्या आप उस बात को पूरा करना चाहेंगी? ये सुनते ही आहना की नजरें जो उस वातावरण में खोई हुई थी, वे अब मुकुद पर टिक गई। आहना को खामोश देख मुकुद अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं, क्या क्या किया है जैसल ने आपके साथ? आपने अपनी मर्जी से नहीं की है उनसे शादी। आहना के चेहरे पर कुछ घबराहट के भाव उभर आए थे। वह अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में मसलने लगी थी, शायद हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी। मुकुद की नजरें आहना की उंगलियों पर थी, जिन्हें वे बड़ी बेरहमी से एक दूसरे में मसले जा रही थी। आहना को घबराया हुआ देख मुकुद बात को टालते हुए कहते हैं, जाने दीजिए, मजबूर नहीं करेंगे आपको, बस इतना कहेंगे कि अगर आपको हमारी जरूरत हो तो बेझिझक हमारे पास आइएगा। आहना खामोश रह गई। मुकुद सहज होते हुए कहते हैं, चाय पिएंगी? आहना अपना सिर हिलाकर कहती है, नहीं। मुकुद एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं हम, फिर भी कहीं सुना था, विलन्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। मोदी के कहे शब्दों को सुन आहना ने हैरानी से उनकी ओर देखा। अपनी बात को जारी रखते हुए मुकुद कहते हैं, हम जानते हैं हमारा जैसल एक विलेन है, उसने जुर्म की अपनी एक दुनिया बसा रखी है, पर अपनी माँ के पेट से वे विलेन बनकर पैदा नहीं हुआ था। जब इंसान किसी को हद से ज्यादा चाहता है, उसकी पूरी दुनिया बस अपने खास इंसान के इर्द गिर्द घूमती हो, और अचानक एक दिन ऐसा आए कि एक झटके में वह दुनिया उजड़ जाए, तो इंसान का दिमाग उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक रोज पहले तक उसके माँ बाप उसकी पूरी दुनिया थे, और अगले ही रोज माँ और बाप दोनों को खो दिया उसने। ऊपर से हमारी नई पत्नी के बच्चे देख उसका दिमाग जैसे पूरी तरह से उसके आपे से बाहर जा चुका था। हमने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। उस पल से उसके दिमाग में जैसे कोई विकार सा पैदा हो गया था, जिसे लोग डिसऑर्डर कहते हैं। हर चीज के लिए जुनूनी हो गया था। जो चीज उसे खुशी दे, जो चीज उसे पसंद आए, उसे पाने के लिए उसके दिमाग में जुनून इस कदर हावी हो जाता था कि वह हर हद पार कर जाता था, लेकिन उस चीज को हासिल करके रहता था। और आज भी वह बिल्कुल नहीं बदला, वैसा ही है। पर हमें उम्मीद है, देखा है हमने कि कितना प्यार करता है वे आपसे, वह जरूर बदल जाएगा। आहना जो काफी वक्त से खामोश थी, वह अचानक ही बोल पड़ती है, इंसानों को बदला जा सकता है, पर जिसमें इंसानियत बची ही ना हो उसे कैसे बदला जा सकता है? आपने हैवानों को बदलते देखा है? आहना की बात सुन मुकुद ने हैरान नजरों से उसे देखा, तो आहना अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई और खुद को मजबूत करते हुए बोली, सॉरी, आपका बेटा है। वे शायद आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, पर उसके अंदर इंसानियत मर चुकी है। मैं उसके साथ हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ, उसे भगवान भी नहीं सुधार सकते। आहना जाने के लिए मुड़ती है, तभी मुकुद बोल पड़ते हैं, रुकिए, हम किसी नौकर को आपके साथ भेज देते हैं, वे आपको आपके कमरे के बाहर तक छोड़ कर आएंगे। आहना मुड़कर उनकी ओर देखते हुए कहती है, फिक्र ना करे, मुझे मेरे रास्ते याद है, एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाऊंगी। इतना कि आहना वहां से निकल गई। चारू, पिकअप द फोन यार। ध्रुव बार बार चारू को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चारू कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। जिद्दी लड़की, तुम्हें तो देख लूंगा मैं, एक बार मिलो बस। तुम्हारा सारा गुस्सा हवा ना कर दिया तो मेरा नाम भी ध्रुव नहीं। ये कहते हुए ध्रुव के होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। रात का वक्त, आसमान में पूरा चांद खिला हुआ था, तारे टिमटिमा रहे थे, ठंडी हवाएं तेज होती जा रही थी। कमरे की बालकनी में खड़ी आहना न जाने कब से उस चांद को निहारे जा रही थी, या शायद अब वह इतनी अकेली थी कि ये चांद भी उसे अपना साथ ही लग रहा था, जिससे वे खामोश रहकर भी बातें कर रही थी। तेज हवा का एक झोंका आया, आहना की जुल्फे को बिखरते हुए चला गया। उसके बाल उसके पूरे चेहरे पर बिखर गए और उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। अचानक कोई उसके चेहरे पर बिखरे बालों को बड़ी अदा से उसके कान के पीछे करने लगा।
पीछे करने लगता है। आहना अपने चेहरे पर स्पर्श महसूस करती है तो वे झट से आंखें खोलती है। अपने सामने जेसल को देखती है जो बड़ी गहरी नजरों से उसे निहारते हुए उसके बालों को उसके चेहरे से हटा रहा था। आहना घबराते हुए उससे 2 कदम पीछे हो जाती है। वह जेसल को कुछ पल सहमी हुई नजरों से देखती है, लेकिन अचानक उसकी आंखें फैलकर बड़ी हो जाती है जब उसकी नज़र जेसल की सफ़ेद शर्ट पर पड़े खून की छींटों पर जाती है। जेसल आहना को छूने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाता है तो उसकी हथेली पर भी खून के दाग दिखते हैं, जिन्हें देख आहना खड़ी खड़ी कांपने लगती है। उसकी आंखों में अब बेपनाह डर भरा हुआ था। वह अपने कदम पीछे खींचने लगती है और जेसल लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। आहना जेसल से दूर होते हुए सीधा कमरे की तरफ भागती है। वे कमरे में पहुंची ही थी तभी अचानक उसे अपनी कलाई में जोर की पकड़ महसूस होती है। उस पकड़ को महसूस कर आहना कांपने लगती है। जेसल उसे जोर से अपनी तरफ खींचता है। आहना सीधा उसके सीने में जा टकराती है। उसका चेहरा जेसल की खून लगी शर्ट पर टच होता है तो आहना को अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। वो लगातार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जेसल ने अपने एक हाथ से उसकी कमर को काफी टाइटली बांध रखा था और दूसरे हाथ से उसकी जुल्फों को किनारे करते हुए कहता है, अब क्यों डर रही हो? जेसल मुकुट तुम्हारे लिए अपने उसूल तोड़ रहा है, तुम्हें हर आज़ादी दे रहा है, क्या फिर भी तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो? आहना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सहमी हुई आवाज में कहती है, डोंट टच मी, तुम्हारे हाथ में खून लगा है, मुझे डर लग रहा है तुमसे। यह सुन जेसल के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि खून को साफ करने के बाद भी बदन पर उसके निशान अभी बचे हुए थे। उसने आहना की कमर से अपना हाथ निकाल अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के सामने किया और बड़े गौर से निहारने लगा। आहना उससे 2 कदम पीछे होते हुए कांपती हुई आवाज में कहती है, तुमने फिर से किसी का खून किया? यह सवाल सुन जेसल ने अपनी लाल निगाहें आहना के चेहरे पर टिका ली। आहना की आंख से आंसू थे और जिन निगाहों से वे जेसल को देख रही थी उनमें नफरत भी साफ साफ समझ में आ रही थी। तो तुम सच में एक हैवान हो, तुम्हारे हाथ नहीं कांपते किसी की जान लेने में, किसी का खून बहाते वक्त तुम्हें रहम नहीं आता। तुम इस पूरी दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। तुम इंसान हो ही नहीं, राक्षस हो तुम। आहना के शब्दों से जेसल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वे इस वक्त अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किए हुए था ये उसकी तेज चल रही सांसें साफ बयान कर रही थी। जेसल एक झटके में आहना को खींचकर अपने आप से चिपका लेता है और उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से फोल्ड कर लेता है। छोड़ो मुझे प्लीज। आहना अपना सारा जोर लगा रही थी, लेकिन जेसल की तेज पकड़ उसे टस से मस नहीं होने दे रही थी। अपने गाल को आहना के गाल पर रब करते हुए जेसल अपनी आंखें बंद कर लेता है और कोल्ड वॉइस में कहता है, जान, मैंने तुम्हें आज़ादी दे दी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। आहना की आंख से आंसू बह रहे थे। उसे जेसल के खूनी बदन से चिपके हुए घिन सी आ रही थी और उसकी नफरत चरम पर पहुंचती जा रही थी। लेकिन जेसल की बाहों के घेरे में वे ऐसे फंसी थी कि लाख कोशिशों के बावजूद वे निकल नहीं पा रही थी और आखिरकार अपनी कोशिशों को विराम लगा चुकी थी। वे जेसल की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस कर भर लेती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। जेसल आहना की गर्दन पर अपनी नाक रखते हुए गर्म सांसें उस पर छोड़ता है और अपने तपते लबों को उसके कंधों को सहलाते हुए कहता है, अगर मैं वापस हैवान से इंसान बन जाऊंगा तो अगर तुम्हारे लिए खुद को बदल लूंगा तो क्या तब तुम मुझे अपना लोगी? क्या तब अपनी मर्जी से मेरे साथ रहोगी? क्या तब मुझसे नफरत करना बंद कर दोगी? जेसल का सवाल सुन एक पल के लिए आहना आश्चर्य में भर गई। वे बिल्कुल फ्रीज हो गई। जेसल के मुंह से ऐसी बातें खुद जेसल ने भी एक्सेप्ट नहीं की होगी तो आहना को कैसे हजम हो जाती। आहना को खामोश देख जेसल उसके कंधे से अपना सिर उठा उसके चेहरे को देखने लगता है। दोनों की नाक इस वक्त एक दूसरे से टच हो रही थी। जेसल गहरी नजरों से आहना को देखते हुए दर्द भरी आवाज में कहता है, आई एम सो मी वाइफी, अगर मैं खुद को बदल दूंगा तो क्या तुम मुझसे प्यार? जेसल खुद ही अपनी बात को पूरा ना कर सका। जाने कि उसकी जुबान में शब्द कम पड़ चुके थे। वे बस उम्मीद कर रहा था कि उसके कहे भी है ना ही आहना उसकी भावना को समझ लेगी, लेकिन आहना बस हैरान निगाहों से उसे निहारे जा रही थी।
जैसल की गहरी नजरें अब आहाना के कांपते फड़फड़ाते हुए होठों पर ठहर गई थी। वे उन लोगों को कैद करने के लिए बढ़ा ही था कि आहाना ने झट से अपना मुंह मोड़ लिया। जैसल के हार्ड लिप्स आहाना की मुलायम चिन्ह पर ठहर गए, जिसे प्यार से चूमते हुए जैसल ने मधोस आवाज में कहा, मैं अभी भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ वाइफी। आहना दांत पीसते हुए कहती है, मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करती हूँ। तुम बदल जाओ या ऐसे ही रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया है वह सब मेरे जहन से कभी नहीं मिट सकता। आई हेट यू, आई हेट यू सो सो मच। आहना के शब्द जैसल के दिल पर क्या असर कर रहे थे, ये उसकी आंखों में उतरी नमी साफ बयान कर रही थी। उसकी पकड़ खुद ब खुद ढीली पड़ चुकी थी, जिसका फायदा उठा आहना उसके सीने में धक्का देकर उसे खुद से दूर करती है और भागकर वॉशरूम के अंदर छुप जाती है। आहना वॉशरूम का गेट अंदर से बंद कर दरवाजे से लगकर खड़ी हो जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। रोते रोते उसका बदन ढीला पड़ता जा रहा था और वह उसी दरवाजे के पास खुद को समेटे हुए बैठ गई थी। उसका रोना जैसल के कानों तक पहुंच रहा था, जो अभी भी उसी जगह पर थमा हुआ था। आहना के रोने की दर्द भरी आवाज उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। वे अपने आंख से लुढ़कती हुई बूंद को बहने से पहले ही पहुंच देता है और तेज कदमों से उस कमरे से बाहर निकल जाता है। अगले दिन चारू बस स्टॉप पर खड़ी थी, तभी ध्रुव की कार उसके ठीक सामने आकर रुकती है। चारू कार के अंदर बैठे ध्रुव को देख उसे इग्नोर करते हुए अपना मुंह मोड़ लेती है, तो ध्रुव हल्का मुस्कुरा देता है। वो कार से उतरता है और चारू के पास आकर खड़ा हो जाता है। गुस्सा हो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, वो मुझसे ज्यादा, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, तो मुझसे ज्यादा अपने काम की पड़ी रहती है ना। वैसे ऐसा कौन सा सीक्रेट मिशन पूरा करने में लगे हुए हो तुम। चारू के इस सवाल पर एक पल के लिए ध्रुव के हाव भाव बदले, जिसे चारू ने बड़े गौर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल ध्रुव हल्का मुस्कुरा कर कहता है, अब क्या ऐसे ही बीच रास्ते पर डांट लगाओगी। चलो ऑफिस चलते हैं, केबिन को लॉक कर लूंगा और तुम आराम से अपना गुस्सा निकाल लेना। ये कहते हुए ध्रुव के चेहरे पर कुछ शरारती भाव थे, जिससे चारू और ज्यादा चिढ़ जाती है। वो ध्रुव से दूर होकर खड़ी हो जाती है, तो ध्रुव फिर से चारू के करीब आकर खड़ा हो जाता है और मुंह बनाते हुए कहता है, सॉरी ना, अब क्या इतनी भीड़ में मैं कान पकड़ के उठक बैठक लगाऊं। चारू जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहती है, और अगर मैं कहूं कि जब तक तुम उठक बैठक नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तो फिर ध्रुव एक पल के लिए खामोश हो जाता है। तो चारू मुंह बनाते हुए कहती है, कहने और करने में अंतर होता है। चारू ने इतना कहा ही था कि ध्रुव ने कान पकड़े और उठक बैठक लगाने शुरू कर दी। ये देख चारू की आंखें फैलकर बड़ी हो गई। वे आसपास नजर दौड़ाती है, जहां लोग ध्रुव को देखकर हंस रहे थे। कुछ लोगों के तो मोबाइल भी बाहर निकल आए थे उसका वीडियो बनाने के लिए। चारू जल्दी से ध्रुव की बाजू पकड़ती है और उसे खींचते हुए कार के पास लेकर जाती है। चलो यहाँ से। ध्रुव हल्का मुस्कुराता है, फिर आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। चारू भी अब तक उसके बगल में बैठ चुकी थी। ध्रुव अपनी कार को वहां से आगे बढ़ा देता है। सुबह का वक्त। जैसल धीमे कदमों से कमरे में आता है। कल की सारी रात उसने बाहर ही बिताई थी। कमरे में आते ही उसकी नज़र बिस्तर में सिकुड़कर सो रही आहना पर पड़ती है। वो काफी गहरी नींद में लग रही थी। तभी तो पर्दों से छनकर आ रही रोशनी भी उसकी नींद में खलल नहीं डाल पा रही थी। जैसल गहरी नजरों से आहना को निहारते हो उसके बेहद करीब आता है। उसके माथे पर बिखरी जुल्फों को होले से किनारे करता है और झुककर उसके फोरहेड को हल्के से चूम लेता है। आहना को शायद कुछ हरकत महसूस हुई, इसलिए उसके माथे पर सिकन आ गई। वो नींद में ही अपना माथा खुजलाती है और दूसरी ओर करवट ले लेती है। जैसल फीका सा मुस्कुराता है, फिर खिड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए पर्दों को सही से बंद करता है, जिससे कि बाहर की रोशनी आहना की आंखों को न चुभे। जैसल सीधा वॉशरूम के अंदर आ जाता है और शावर के नीचे खड़ा होकर भीगने लगता है। उसकी आंखें बेहद लाल थी, शायद वे कल रात सारी रात सोया नहीं था। पानी में भीगते हुए वे अपनी जलती हुई आंखों को होले से बंद कर लेता है। वो खुद से ही कहने लगता है, ये पहली बार हुआ है जब किसी जंग में जैसल मुकुट की हार हुई है। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरत बनाकर रखने की, लेकिन मेरी जरूरत से मेरी आदत और मेरी आदत से तुम मेरी मोहब्बत बन गई, और मैं खुद को रोकने की कोशिश करते करते आखिर हार ही गया।
सोचा था कि तुमसे सिर्फ जिस्म का रिश्ता रखूंगा, तुम मेरा खिलौना बनकर रहोगी, लेकिन देखो मैं तुम लेकिन देखो मैं तुम्हें किस कदर महसूस करने लगा हूँ। अब ना तो तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त हो रहे और ना ही तुम्हारी नफरत। जैसल की बंद आंखों से आंसू की धार पानी की बेचारों में छुपते हुए बाहर लुढ़क रही थी। कुछ देर बाद जैसल अपने गीले बदन में टॉवल लपेटे हुए वॉशरूम से बाहर निकलता है। वह निकला ही था कि गेट नॉक होता है। जैसल दरवाजा खोलता है तो सिर झुकाए हुए एक नौकर खड़ा था। वह अपने हाथ में लिया कैरी बैग जैसल की ओर बढ़ाते हुए कहता है, बड़े ठाकुर आपका पार्सल। जैसल उसके हाथ से बैग लेकर उसे जाने का इशारा करता है। फिर आहना के करीब आकर उसे देखते हुए मुस्कुराता है। उस कैरी बैग से कुछ सामान निकालकर जैसल साइड टेबल में रखता है और फिर कपड़े पहनने के लिए क्लोज रूम की ओर बढ़ जाता है। आहना की आंखें अब धीरे धीरे खुलने लगी थी। वह कुछ पल अपने पलकों को झपकाते हुए उनका भारीपन दूर करने की कोशिश करती है, फिर उठकर बैठ जाती है। वह वॉशरूम जाने के लिए उठी ही थी कि उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे खूबसूरत से लंबी स्टेम वाले लाल गुलाब पर पड़ती है। आहना बोहे सुकुड़ते हुए उस गुलाब को हाथ में लेती है। फिर उसकी नज़र एक बॉक्स में पड़ती है जिसे खोलने पर आहना को उसके अंदर ब्रांड न्यू मोबाइल दिखाई देता है। उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा कार्ड भी रखा हुआ था, जिसे उठा आहना अपनी नज़रें उस पर लिखे हुए शब्दों पर डालती है। दिस इज फॉर यू माई वाइफी। आहना की आंखें गुस्से में भर आई थी। वह उस बॉक्स को वापस टेबल पे रखती है, अपने हाथ में लिए गुलाब को नफरत से देखने लगती है। उसकी मुट्ठी अपने आप उस गुलाब पर कस जाती है और उसने इतनी जोर से उस गुलाब को मसला था कि वह अधमरा हो चुका था। उस गुलाब की जख्मी पत्तियां जमीन में बिखर चुकी थी और कुछ कदम दूर खड़ा जैसल आहना को ये सब करते हुए खामोशी से देख रहा था। आहना गुस्से में लाल हुए कुछ पल उन बिखरी हुई पखुड़ियों को देखती रही, फिर वहां से वॉशरूम की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक जैसल उसके सामने आ गया। जैसल को देख आहना के कदम ठहरे ही थे कि उसने आहना की कमर को अपने दोनों हाथों से बांध लिया। जैसल ने इस वक्त ब्लैक शर्ट और ब्राउन पैंट पहन रखा था। उसकी शर्ट के ऊपर के दो बटन हमेशा की तरह खुले हुए थे, जिसमें से उसका ब्लेड व डिजाइन वाला लॉकेट झांक रहा था। पेल सेट हेयर, ब्रांडेड वॉच, स्टाइलिश ब्रेड, आंखों में एक अजीब सा जुनून। तुमने उस गुलाब की जान ले ली वाइफी, जैसल ने तिरछा मुस्कुराकर कहा। कुछ लोग तो इंसानों की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, फिर ये तो बस एक फूल था। आहना जैसल की बाहों में कसमसाते हुए बोलती है। जैसल हल्का मुस्कुराता है, फिर आहना के कोमल लबों को देखते हुए कहता है, जबान चलने लगी है तुम्हारी, लगता है बंद करनी पड़ेगी। मैं तो बहुत पहले से यही चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरी जुबान ही नहीं, मेरी सांसें भी बंद कर दो। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर मौत है। आहना ने गुस्से में कहा। जैसल के भाव एक पल के लिए बदले, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को पीते हुए आहना को आजाद किया। आहना वहां से जाने को हुई कि जैसल ने कसकर उसकी कलाई पकड़ी और सहज होते हुए बोला, वो फोन मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। आहना झटके से अपनी कलाई छुड़ाती है और कहती है, मुझे नहीं चाहिए। आहना जाने के लिए मुड़ी थी, लेकिन जैसल ने उसके कंधों को पकड़ उसे रोक लिया और बोला, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुम बस मुझसे कहो किस चीज से तुम्हें खुशी मिलेगी। आहना की आंखों में नमी आ जाती है। वह जैसल की तरफ देख कहती है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए थे तब से लेकर आज तक के वक्त को डिलीट कर सकते हो। आहना की बात सुन जैसल खामोश रह गया था। तो आहना अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, नहीं कर सकते ना? चलो इतना कर दो कि मुझे यहाँ से और अपनी जिंदगी से जाने दो। मेरे जाने से मेरी दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इतना कर सकते हो? आहना जवाब की उम्मीद में जैसल की तरफ देख रही थी, तो जैसल का माथा अब गुस्से में लाल दिखाई दे रहा था। सांसें तेज थी। वो आहना का चेहरा अपनी हथेलियों में भरते हुए गुस्से में कहता है, तुम कुछ भी मांग लो, बस ये नहीं, सिर्फ चारू नहीं, तुम्हारे मॉम डैड पर भी मेरी नजरें हर वक्त टिकी हुई है। तुम्हें तो पता है ना कि खून करना मेरे लिए कितना आसान काम है। सच कह रहा हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने मन में लाया तो। जैसल की बातों को सुनते हुए आहना का रोना निकल गया। उसके रोते हुए चेहरे को देख जैसल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
वो आहना का मासूम चेहरा अपनी हथेलियों में भरे हुए उसके आंसुओं को अपने होठों से साफ करता है और मध्यम आवाज में कहता है, अब बताओ क्या चाहती हो? कॉलेज ज्वाइन करना है? आहना सिसकते हुए नामे अपना सिर हिला देती है। जैसल दोबारा अपनी बात कहता है, अपने मॉम डैड से मिलना है, मिलने जाना चाहती हो? ये सवाल सुन आहना ने अपनी भीगी पलकें उठा जैसल की आंखों में देखा। कुछ पल वो सोच में डूबी रही, फिर अपना सिर नामे हिला दिया। जैसल ने उसके गाल को बड़े प्यार से छूते हुए कहा, तुम्हारा कोई और ख्वाब है जिसे तुम पूरा करना चाहती हो? आहना रोनी सूरत बना हुए नामे अपना सिर हिला देती है, बस तुमसे आज़ादी चाहिए। आहना के ये शब्द सुनकर जैसल ने उसे आज़ाद किया और उसकी तरफ अपने पीठ करते हुए सर्द आवाज में बोला, कल हम डिनर पर नहीं जा पाए, आज जरूर चलेंगे, तुम रेडी रहना, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। इतना कह जैसल जाने को हुआ कि आहना ने तेज आवाज में कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। जैसल ने आहना की तरफ अपनी पीठ किए हुए आंखें बंद कर अपने गुस्से को पिया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तो फिर मैं जबरदस्ती करूंगा तुम्हारे साथ, जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इतना के जैसल तेज कदमों से वहां से बाहर निकल गया। इधर चारू तेजी के साथ धुरू के केबिन में आती है, जो कि लैपटॉप की स्क्रीन पर किसी काम में बिजी था। चारू को देख वो तुरंत अपने लैपटॉप को फोल्ड कर देता है और मुस्कुरा कर कहता है, कैसे याद आई मेरी। चारू धुरू के सामने बैठ जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है, यह काम नहीं हो पा रहा मुझसे। ध्रुव एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, कब तक फ्री में सैलरी लेती रहोगी मुझसे? अपनी स्किल्स कब सुधारोगी? हालांकि ध्रुव ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन चारू गुस्से में आ चुकी थी। वे चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है, आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट मिस्टर धुर, ये मेरा फील्ड नहीं है, पैसों की जरूरत थी इसलिए तुमसे पार्ट टाइम जॉब मांगा था मैंने। इतनी मेहनत करके तुम्हारा ये डिफिकल्ट काम सीखने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरी कमी निकाल रहे हो। अगर मैं नहीं थी काम के लायक तो क्यों रखा तुमने मुझे? ध्रुव चारू के बेहद नजदीक आते हुए उसके चेहरे को देख कहता है, तुम बहुत काम के लायक हो चेरो, बस काम ही गलत कर रही हो। चारू मासूमियत से ध्रुव को देख कहती है, मतलब? ध्रुव उसके कान के पास अपने होंठ रख कहता है, मतलब ये कि अपनी स्किल्स को पहचानो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ मिस कर रही हो। ध्रुव की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर चारू सिसकते हुए कहती है, क्या मिस कर रही हूँ? ध्रुव उसके कान के झुमके को अपनी उंगलियों से टच करते हुए फुसफुसाकर कहता है, रोमांस। ये सुनते ही चारू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती है। वह अपना थूक बड़ी मुश्किल से अंदर कर पाती है। ध्रुव उसके लिप्स को छूने के लिए बढ़ता है कि चारू उससे 2 कदम दूर हो जाती है और हड़बड़ा कर कहती है, वो ध्रुव, अभी मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी? चारू को घबराया हुआ देख ध्रुव हल्का मुस्कुराकर अपनी चेयर में बैठ जाता है और कहता है, डोंट वरी, मैं इंतजार करूंगा जब तुम खुद मेरी ओर कदम बढ़ाओगी। ये सुन चारू फीका सा मुस्कुरा देती है। आहना कमरे में खामोश बैठी थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने ब्लू कलर का नीला एंड स्ट्रेट कुर्ता पहना हुआ था और साथ में ब्लैक बॉटम वियर। उसके बाल खुले हुए थे, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, और इतने में ही वो बहुत प्रीटी लग रही थी। इस वक्त उसकी नज़रें उस मोबाइल पर टिकी हुई थी जो अभी भी साइड टेबल पर रखा हुआ था। मैं मॉम डैड को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। अगर मैंने उनसे कांटेक्ट किया या उनसे मिली तो सिर्फ मैं नहीं, ये हैवान भी उनकी लाइफ में शामिल हो जाएगा। इस खूनी पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं तो भुगत ही रही हूँ, लेकिन मेरे अपनों को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। आहना एक गहरी सांस लेती है और अपना सिर पकड़ लेती है। तभी कमरे का दरवाजा नॉक होता है। आहना उठकर दरवाजे तक जाती है, जहाँ एक मेड खड़ी थी। वह सिर झुकाकर कहती है, ठाकुर साहब आपको बाहर बुला रहे हैं। आहना कुछ इरिटेट होते हुए कहती है, मुझे नहीं आना। वो मेड सिर झुकाए हुए कहती है, ठाकुर साहब ने कहा है जब तक आप बाहर नहीं आएगी वह आपका इंतजार करते रहेंगे। कमाल है, पूरा खानदान ही ब्लैकमेलर है। आहना ने अपने मन में कहा।
फिर बेड से अपना स्टॉल उठाया और उसे अपने सीने पे डालते हुए उस पेड़ के पीछे पीछे बाहर तक गई। आहना देखती है कि बाहर जमीन पर बिछी ऊपर लगभग मेड के ऊपर लगभग 15-20 लोग बैठे हुए थे। उनमें मर्द औरतें दोनों ही शामिल थे। उनके ठीक सामने शाही कुर्सी पर मुकुट किसी राजा की तरह विराजमान थे। उनका चिलम इस वक्त उनके हाथ में था, जिसके वे कस भर रहे थे। आहना असमंजस भरी नजरों से सबको निहार रही थी। उसे से देख मुकुद एक नौकर को इशारा करते हैं तो वो नौकर एक कुर्सी लेकर आता है और मुकुद के बगल में रखता है। मुकुद अपने बगल में आहना को बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, दे बैठिए बेटा। आहना के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। फिलहाल वे चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। मुकुद रोबदार आवाज में कहते हैं, ये हमारे जेसल की पत्नी है, ठाकुर आहना पर ठाकुर आहना जैसल प्रताप सिंह। इस हवेली की बड़ी ठुकुराइन। ये सुनते ही नीचे बैठे हुए सारे ही लोग एक एक कर अपनी जगह से उठने लगते हैं और आहना के करीब आकर उसके पांव छूने लगते हैं। आहना हिचकिचाहट में अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुकुद आहना को बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, आप इस विरासत के बड़े बेटे की पत्नी हैं, बड़ी ठकुराइन हैं आप। इन सब के दिल में आपके लिए खास जगह है। ये सुन आहना कुछ नहीं कह पाई। तभी मुकुद अपने सामने बैठे उन लोगों की तरफ देखते हुए कहते हैं, चलिए समस्या बताए। एक आदमी उठकर खड़ा होता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है, ठाकुर साहब, गांव में अब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मुकुद बड़ी रौबदार आवाज में बोले, हमारे होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेटियों की इज्जत पर आ जाए। फिर भी अगर ऐसा दुस्साहस किसी ने किया है तो हम उसे जरूर सजा देंगे। वे आदमी हाथ जोड़े हुए कहता है, ठाकुर साहब, कांता का लड़का सुधीर मेरी बेटी उषा के पीछे पड़ा हुआ है, जबरदस्ती उसके रास्ते रोकता है, उसका बाहर निकलना मुश्किल कर रखा है। उसे खुद से शादी करने के लिए जबरदस्ती हाँ करवाने की कोशिश कर रहा है। मुकुद गुस्से में कहते हैं, सुधीर। उनकी आवाज सुन एक नौजवान उस भीड़ में से उठ खड़ा होता है और अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, ठाकुर साहब, प्यार करना गुनाह तो नहीं। मैं उषा से प्यार करता हूँ, वे भी मुझे पसंद करती है। अब क्योंकि मैं इन्हें पसंद नहीं हूँ तो यह मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर मुझे सजा दिलाना चाहते हैं। यह सुनते हुए सुधीर ने उषा के पिताजी को घूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।